Hello and welcome to my programming channel, Programming for Anyone and Everyone. We are learning Python and we are on our 10th module, which is called debugging. तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि बग क्या हो। सारी स्टोरी जो है डीबगिंग की स्टोरी बग से स्टार्ट। बग होता है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी गलती जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा है या रिजल्ट गलत दे रहा है, उसको कहते हैं बग। अभी वर्ड आया कैसे? सबसे पहले जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे ना, उनमें ग्लास की ट्यूब से एक चीज बनती थी जिसको कहते थे वैक्यूम, और उस वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स डायोड्स बना के उससे कंपोनेंट बनाते थे। तो एक बार ही क्या हुआ, एक प्रोग्राम था, एक कंप्यूटर था, वो चल नहीं रहा, तो उन्होंने बड़ा ढूंढा, उनको फाइनली मिला कि एक वैक्यूम ट्यूब में एक मॉथ फंस गया था। तो मॉथ को कहते हैं बग। तो ये वर्ड पड़ गया बग। जो भी गलती होती है जिसकी वजह से कंप्यूटर या प्रोग्राम नहीं चल रहा होता, उसको कह देते हैं बग है, भाई बग है। और बग हटाने की प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। अब बग जो है ना, वो दो मेन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंटैक्टिक एरर और एक होता है सिमेंटिक एरर। सिंटैक्टिक एरर मतलब सिंटैक्स बोलते हैं लैंग्वेज के रूल्स को। किसी भी लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन, C++, उस लैंग्वेज के कोई रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर हमने कहीं वायलेट किया तो वो सिंटैक्टिक एरर हो गया। जैसे कि अब हम एक प्रोग्राम है, उसमें लूप चलाने के लिए फॉर लूप के बाद कोलन डालना भूल गए, तो वो सिंटैक्टिक एरर। कहीं पे हमने प्रिंट कमांड लिखी है, तो प्रिंट कमांड के बाद ब्रैकेट आना जरूरी है, वो डालना भूल गए, तो भाई सिंटैक्टिक एरर। तो ये सब सिंटैक्टिक एरर्स होते हैं। और सिंटैक्टिक एरर्स ढूंढने थोड़े इजी होते हैं क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो उनको इजीली पकड़ लेता है। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक प्रोग्राम ही होता है वो भी, लेकिन वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर जो है ना, वो असेंबली और मशीन लैंग्वेज ही समझता है, बाकी कोई भी लैंग्वेज वो नहीं समझता। तो हमें अगर पाइथन में, सी में, जावा में हमने कोई कोड लिखा है और वो हमें कंप्यूटर पे चलाना है, तो हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा असेंबली या मशीन लैंग्वेज, उसके बाद ही वो चल पाए। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है, इसको करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको कंपाइलर, उसका काम ही है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज हो गई C#, जावा, पाइथन, R, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्ट्रान, बेसिक। और लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने आपको एक सिंटैक्टिक एरर दिखाया है। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट हमने लगाई है, पर हम इफ x>0 के बाद कोलन डालना भूल गए हैं, तो वो होता है सिंटैक्टिक एरर का एग्जाम्पल। तो ये एक प्रोग्राम चलेगा नहीं, बल्कि ये एरर दे देगा और बोलेगा भाई कोलन डालो। अब ये है एग्जाम्पल सिमेंटिक एरर का। इसमें देखो, हमने ए और बी को उल्टा कर दिया, यानी a, b इज इक्वल टू b, a+b होना चाहिए। फिबोनाची सीरीज आपको मैंने बताया था, दो नंबर्स को ऐड कर करके बनती है। तो स्टार्ट होती है 0 1 से, फिर 0 और 1 को ऐड करो, नेक्स्ट नंबर हो जाता है 1, फिर 1 और 1 को ऐड करो, नेक्स्ट नंबर हो जाता है 2। तो ऐड करने से बनती है, लेकिन यहाँ पर हमने ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आंसर गलत देगा हमको, और ये हो गया सिमेंटिक एरर। अब और कौन से टाइप के एरर्स होते हैं, पहले हम एरर्स के टाइप स्टडी करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एरर्स ढूंढने कैसे हैं, डीबगिंग करनी कैसे। लाइव डीबगिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा VS कोड में। पर अभी हम पढ़ रहे हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है भाई? प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस समय कोई भी एरर आ जाए, जैसे कि यहाँ हमने डिवाइड बाय 0 किया, x = 10 डिवाइडेड बाय 0, तो 10 डिवाइडेड बाय 0 एक डिवाइड बाय 0 एरर है, और ये भी एक रन टाइम एरर है। उसके बाद होता है टाइप एरर। अब हमने दो टाइप्स को मिक्स कर दिया यहाँ, एक तो 5 स्ट्रिंग को 5 नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टाइप एरर। इस तरह से नेम एरर होता है कि हमने लिख दिया प्रिंट रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट को हमने कहीं डिफाइन तो किया ही नहीं है, सीधा प्रिंट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई पाइथन में डिफाइन तो करते ही नहीं है, तो डिफाइन तो करना ही नहीं था, लेकिन असाइन तो करते हैं ना। जब असाइन करते हैं तो ऑटो डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर ये सिंटैक्टिक
एरर है कि हमने बनाया तो है रिजल्ट नाम का वेरिएबल, लेकिन उसको पहले डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद होता है इंडेक्स एरर। अगर एक लिस्ट में 3 ही एलिमेंट्स हैं और हम उसके 5वें एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें इंडेक्स एरर आ जाएगा, वो भी एक एरर होता है। फिर होता है की एरर। की एरर डिक्शनरी में होता है, और डिक्शनरी हम आगे थोड़ी और डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि की एरर डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर में ही होता है। और उसमें अगर हमने कोई फील्ड डिफाइन ही नहीं करी, जैसे कि यहाँ हमने नेम फील्ड डिफाइन करी है और उसकी वैल्यू दी है एलिस, और हमने एज को प्रिंट करने की कोशिश करी है, तो ये की एरर हो जाए। फिर आता है एट्रीब्यूट एरर। अब एट्रीब्यूट एरर बहुत ही सिंपल है। लिस्ट में हम पुश तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे माई लिस्ट डॉट पुश 4 लिख दिया हमने। पुश नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स में। ये भी अब हम जब आगे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी में समझाएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि एट्रीब्यूट एरर किसको बोलते हैं, जो एट्रीब्यूट है ही नहीं फिर भी हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। फिर होता है मेमोरी एरर। अगर हमने बहुत सारी बड़ी लिस्ट डिफाइन कर दी, जैसे कि हमने यहाँ लार्ज लिस्ट करी है और इतनी बड़ी कि 10 to the power 10 एलिमेंट्स उसमें डाल दिए, तो वो मेमोरी एरर आ जाता है। ये भी एक एरर है। तो बिजॉन स्टार्सू जिन्होंने के C++ भी बनाई थी और ऊप्स के गुरु भी थे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के गुरु थे, उन्होंने बोला भाई तुम्हारे प्रोग्राम की लॉजिक इतनी सिंपल होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, ये बग्स को उसमें छुपने की जगह ही नहीं मिले कहीं। और मैं भी हमेशा अपने जो फ्रेश इंजीनियर्स मेरे पास कोडिंग सीखने आते हैं उनको मैं यही सिखाता हूँ कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स तुम्हें बनाने हैं ना बनाओ, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड। जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट कर दो एक सिंपल से सिंपल लॉजिक, और फिर तुम्हारे लिए बहुत इजी है कोडिंग करनी उस सिंपल लॉजिक। उनको मैं एक्चुअली करके भी दिखाता हूँ। बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी हम सिंपल करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोडिंग में। खैर, अभी हम पढ़ रहे हैं ओवरफ्लो एरर, और ओवरफ्लो एरर तब होता है जब तुमने बहुत बड़ा नंबर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम मैथ डॉट एक्सपोनेंशिएशन टू द पावर 1000 कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है तो ओवरफ्लो एरर हो जाता है। जब उस फील्ड की रेंज से बाहर चला जाता है, जैसे हमने इंटीजर लिया और इंटीजर की एक फिक्स साइज होता है, एक मैक्सिमम नंबर होता है कि भाई इंटीजर में ये नंबर मैक्सिमम आ सकता है, तो अगर हम उससे बड़ा इंटीजर को डाल देंगे तो ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। फिर इंडेंटेशन एरर होता है, जैसे कि हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया है डेफ को, लेकिन उसके बाद हमने कोई स्टेटमेंट तो लिखी नहीं इंडेंट करके, क्योंकि आपको मैंने बताया था, समझाया था कि पाइथन जो है वो फंक्शन का बिगिन और एंड जो है इंडेंटेशन से गैस करती है। तो यहाँ पर हमने इंडेंटेशन तो इंडेंट करके तो लिखा ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर इंडेंटेशन एरर आ रहा है, क्योंकि फंक्शन है तो डेफिनेटली हमें उसे इंडेंट करके लिखना। अब मैं अपने फ्रेश इंजीनियर्स को कई बार एक स्लोगन सिखाता हूँ, एक्ट इन हेस्ट, रिपेंट एट लेजर, प्रोग्राम इन हेस्ट, डीबग फॉरएवर। क्या मतलब है इसका? अगर जल्दी जल्दी में काम करोगे तो फुर्सत में बैठ के रोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने गलती जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ खराबी कर दी होगी और उसको फिर तुम्हें सुधारना पड़ेगा। इसी तरह से अगर तुम जल्दी जल्दी में प्रोग्रामिंग करोगे तो बाकी की सारी जिंदगी डीबगिंग करने में ही गुजारोगे। इसलिए जब प्रोग्रामिंग करते हो तो पहले तो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को सिंपल करके बनाओ कोडिंग। फिर दूसरी बात, आराम से प्लान करो पहले अपने कोड, प्लान करने के बाद कोडिंग स्टार्ट। अगर तुम जल्दी में कोडिंग स्टार्ट करोगे तो बग्स बहुत आ जाएंगे और फिर तुम्हें डीबगिंग में डबल ट्रिपल टाइम लग सकता है। इसलिए इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करो, पहले प्लान करो। एक डीबगिंग टेक्निक हम सिखा रहे हैं आपको, सबसे पहली सबसे इजी डीबगिंग टेक्निक है ये। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें बीच बीच में प्रिंट कमांड्स को डाल देना होता है एट सूटेबल प्लेसेस, ताकि आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज हैं वो हमें क्लियरली दिखते रहे। तो आप एक डीबग फ्लैग बना लो, एक बूलियन वेरिएबल ले लो डीबग, जिसका वैल्यू हो ट्रू या फॉल्स। शुरुआत में उसको ट्रू कर दो और सारी जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं उनको ऐसे करके लिख दो, इफ डीबग
देन प्रिंट जो भी तुम्हें वेरिएबल को प्रिंट। तो क्या होगा कि शुरुआत में जब आप डीबग फ्लैग की वैल्यू ऑफ कर दोगे, फॉल्स ट्रू कर दोगे, तब वो सारा कुछ प्रिंट करता जाएगा। और जब तुम्हारी डीबगिंग हो जाए, पूरा प्रोग्राम ठीक से चलने लगे, तो डीबग फ्लैग को फिर फॉल्स कर दो, तो सारी प्रिंटिंग बंद हो जाएगी। जो एक्सेसिव प्रिंटिंग आपने डीबगिंग पर्पस के लिए डाली है बीच बीच में, वो सारी फिर बंद हो जाएगी और सिंपली जो प्रोग्राम है एक्चुअल प्रिंटिंग है वही होगी। तो ये एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव तरीका है डीबगिंग का। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इफ डीबग प्रिंट, जो भी वैल्यू है, इंटरमिटेंट वैल्यू है जो भी उस वेरिएबल की, वो प्रिंट कर दो। जैसे यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल हमने प्रिंट किया हुआ है। तो ये एक सबसे पहली बहुत बेसिक और बहुत ही इफेक्टिव डीबगिंग टेक्निक है। उसके बाद एक दूसरी डीबगिंग टेक्निक भी होती है जिसको कहते हैं ड्राई रन। ड्राई रन में क्या करते हैं, एक पेपर और पेंसिल ले, जितने भी वेरिएबल्स आपने प्रोग्राम में यूज़ किए हैं एक जगह उनके नाम लिख लेते हैं और उसकी करंट वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू भी लिख देते हैं साथ, और एक एक करके प्रोग्राम की लाइन को हाथ से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे वो बोल रहा है x = x+1, तो हम क्या करेंगे, अपने x की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे। तो ऐसे भी डीबगिंग बड़ी इफेक्टिवली होती है। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है जितने भी तरीके मैं बता रहा हूँ। एक बारी क्या हुआ कि हमारे को कॉलेज में प्रोग्रामिंग किट्स पे करनी थी। 8086 किट्स होती थी उस टाइम पे, माइक्रो प्रोसेसर किट्स बोलते थे उनको, और उस पे प्रोग्रामिंग करनी थी। लेकिन मुझे किसी कारण से छुट्टियों में बाहर जाना पड़ा। बाकी बच्चों ने तो छुट्टियों में अपनी सारी कोडिंग कंप्लीट कर दी जाती, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो मैंने क्या किया भाई, घर पे बैठ के मैंने सारे प्रोग्राम्स लिख लिए। अब मुझे कैसे पता कि सही है गलत है, मेरे पास किट्स तो थी नहीं जिस पे मैं टेस्ट कर सकूं। तो मैंने सारे प्रोग्राम्स को ड्राई रन किया, हाथ से चला के देखा, और इतने परफेक्ट प्रोग्राम्स बन गए। जब मैंने कॉलेज जाके चलाया तो एक ही दिन में मैंने सारे प्रोग्राम चला के देख लिए, क्योंकि किसी में कोई बग था ही नहीं। मैंने ड्राई रन इतनी इफेक्टिवली करी थी कि सारे बग्स निकल गए थे, और हम फिर सीधा एक ही दिन में हमने पूरी छुट्टियों का काम जो था वो कर दिया। अब हम यहाँ पर ये प्रोग्राम में आए हैं, इसको डीबग करके दिखाएंगे। VS कोड मैंने डाउनलोड किया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मैंने पाइथन डाउनलोड कर ली और इसको बता दिया कि भाई वो वाली पाइथन यूज कर दी है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करी है। अब हमारे पास एक फंक्शन है कैलकुलेट टोटल प्राइस। इसको प्रोग्राम को हम पहले चला के देखें। तो हम यहाँ रन में गए, रन विदाउट डिबगिंग करा और ये प्रोग्राम चल गया और इसने आंसर दे दिया 60.1। तो अगर हम प्राइसेस को देखें, ये प्रोग्राम क्या करता है, प्राइसेस को ऐड करके उसमें 10% टैक्स जोड़ के दिखाता है, भाई इतना अमाउंट बनता। तो प्राइसेस है 10, 20, 30, तीनों को ऐड करें बनता है 60। उसमें 10% यानी 0.1 पर हमने टैक्स लिया है 10%, तो वो बन जाता है 66। लेकिन ये हमको आंसर दे रहा है 60.1। तो इसे हमें डीबग करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको डीबग करें। तो यहाँ से रन मेन्यू से आप जा सकते हैं स्टार्ट डिबगिंग वाले मोड में। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट डिबगिंग कर दी इसकी और इसने आंसर दे दिया 60। लेकिन डीबग तो हम कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए हमें पहले क्या करना है, हमें पहले ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ब्रेक पॉइंट लगाने से क्या होता है, एग्जीक्यूशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाती है ताकि हम वेरिएबल्स की वैल्यूज देख। तो यहाँ हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया और रन डीबगिंग कर दी। ये देखिए अब ये येलो हो गया। येलो मतलब ये कंट्रोल इस पर्टिकुलर लाइन पे आ रहा है, उस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करने वाला है। अब हमने F11 दबा दिया तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको प्राइसेस वेरिएबल की वैल्यू दिखा रहा है वो कि क्या वैल्यू है। अब हम आगे चलेंगे, हमने F11 दबाया, हम टैक्स रेट भी आ गया यहाँ पर लेफ्ट में। अब हम फिर से F11 दबाएंगे तो कैलकुलेट टोटल प्राइस के फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहे, हम डायरेक्टली उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हमें F10 दबाना है। F10 से वो फंक्शन के अंदर नहीं जाता, बल्कि ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके उसकी नेक्स्ट लाइन पे आता। पर यहाँ हम F11 दबा रहे हैं तो वो फंक्शन के अंदर चला गया और फंक्शन के अंदर उसने टोटल प्राइस को 0 कर दिया। अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में वॉच भी लगा सकते हैं, जिन वेरिएबल्स को हम वॉच करना चाहते हैं, जैसे प्राइस को वॉच करना है
तो आप प्राइस पे लगा दिया, अभी प्राइस की वैल्यू डिफाइंड नहीं है इसलिए वो एरर दे रहा है। पर नेक्स्ट लाइन में अब देखो प्राइस की वैल्यू डिफाइन हो गई 10 है, तो टोटल अभी 0 है, 10 जो है वो प्राइस है, और अब टोटल की वैल्यू भी 10 हो गई क्योंकि टोटल 0 था और प्राइस उसमें ऐड हो गई। अब ऐसे ही 20 ऐड हो गया, 30 हो गया टोटल, ऐसे ही 60 हो गया। अब 60 यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, ये हमें दिख रहा है प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसने 60 दी। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 60 में 0.1 जुड़ गया क्योंकि टैक्स रेट हमने दिया था तो वो उसने ऐड कर दिया, तो हमें पता चल गया यहाँ गलती हो रही है, ये फॉर्मूला हमारा गलत है, हमें लिखना पड़ेगा टोटल इंटू 1 प्लस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं कि अब सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ गए, हमने रन विदाउट डिबगिंग किया और ये देखिए 66 बिल्कुल सही वैल्यू आ गई। अब हम अगर चाहें तो हम इसको यहाँ क्लियर स्क्रीन करके दोबारा से मैं आपको प्रॉपरली चला के दिखाता हूँ विदाउट डिबगिंग। तो ये देखिए 66 बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है। तो डिबगिंग ऐसे कर। अब कई बार क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुछ एरर आ रहा होता है। प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जैसे कि हमने एक ऐप बनाई और ये ऐप को हमने अपने कस्टमर्स को दे दिया, भाई पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो तुम इस ऐप से। अब जो वो ऐप चला रहे हैं उनको कोई ना कोई एरर आ, इसको बोलते हैं एरर इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होती है जिसमें एक्चुअली तुम्हारे एंड कस्टमर्स तुम्हारी ऐप को यूज कर। तो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन में कुछ एरर आ रहा हो तो हमें पहले उस एरर को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है टेस्ट एनवायरनमेंट, जो हमारी खुद की टेस्ट एनवायरनमेंट होती है, जो हमने अपने कॉलेज में अपने ऑफिस में लैपटॉप लगाया होता है जिससे हम डेवलपमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट। तो हमें टेस्ट एनवायरनमेंट में पहले उसको रेप्लिकेट करना मतलब वही सेम कंडीशन कॉपी करना जो शायद उस समय एंड यूजर कर रहा है, जो वैल्यूज वो डाल रहा है वही डालना, एग्जैक्टली वही स्टेप फॉलो करना जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को टेस्ट एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकें। इसको कहते हैं रेप्लिकेट कर, सिमुलेट कर। तभी हम उसके कॉजेज को ढूंढ पाएंगे और उसका ढूंढ पाएंगे कि प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है और उसको ठीक कर। तो ये भी एक डिबगिंग टेक्निक है कि आप टेस्ट एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम को रेप्लिकेट कर लो और फिर देखते रहो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुधार करना है। कई बार डेवलपर्स डर जाते हैं अगर प्रॉब्लम रेप्लिकेट नहीं होती, तो भाई डरने की बात नहीं है, रेप्लिकेट नहीं हो रही कोई बात नहीं, और भी कई तरीके हैं बिना रेप्लिकेट किए भी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, यहाँ अच्छे कोडर की पहचान होती है कि भाई बिना रेप्लिकेट किए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, नहीं कर सकता। तो क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं रेप्लिकेट किए ही अगर हमें प्रोग्राम को डीबग करना है। पहले तो शुरू से ही ऐप में डीबग मोड की लॉगिंग लगाओ, जैसे मैंने आपको बताया डीबग फ्लैग ले लो, प्रिंट कमांड डालते रहो, ताकि प्रोडक्शन में भी आप डीबग को ऑन करके यूजर को दे सको, भाई तू स्टेप्स कर, अब देखते हैं क्या एरर आता है। तो ये एक तरीका है। अगर डीबग मोड अवेलेबल है तो उसको यूज करो। अगर तुम्हारे पास सर्वर है कोई तो सर्वर पे लॉगिंग को वर्बोज कर दो, डिटेल्ड लॉगिंग बना लो, वो एक तरीका है। तुम इवेंट लॉग को भी विंडोज के यूज कर सकते हो इसी पर्पस के लिए। और सबसे इजी लास्ट तरीका ये है कि तुम पहले हाइपोथेसिस बनाओ कि क्या हो सकता और उस फिर हाइपोथेसिस के अगेंस्ट टेस्टिंग करो। ये तरीका मैंने सबसे इफेक्टिव पाया है जो प्रॉब्लम्स रेप्लिकेट नहीं हो पाती उनके लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रोडक्शन एरर्स ऐसी देख रहे होते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई भी कर। सिंप्लीफाई का क्या मतलब है, कस्टमर्स आपको 10 स्टेप बताएगा कि मैंने ये किया तब जाके एरर आया। तो इसमें से आपको पहले तो वो स्टेप्स ढूंढने पड़ेंगे जो क्रिटिकल हैं प्रॉब्लम को रेप्लिकेट करने के लिए, और वो स्टेप्स ढूंढने पड़ेंगे जो नॉन क्रिटिकल हैं। तो नॉन क्रिटिकल को तुम हटा दोगे तो बाकी जो बचेगा वो सब रेलेवेंट होगा। इसको कहते हैं सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम। वो सर्कमस्टांसेस ढूंढना जो रेलेवेंट है प्रॉब्लम को रेप्लिकेट कर, और नॉन रेलेवेंट को उससे अलग। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें बाउंड्री और एक्सट्रीम केसेस को भी टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम सर्चिंग कर रहे हैं तो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट सर्च करके देखें सही से हमारा एल्गोरिथम चलता है नहीं चलता।
फिर सेकंड, हमें अनयूजुअल केसेस भी टेस्ट करने चाहिए। जहाँ इंटीजर इनपुट करना है वहाँ 0 करके देखो क्या होता है। कई जगह हमें इनवैलिड केसेस भी टेस्ट करके देखने चाहिए कि अगर लॉगरिथम हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी नंबर का, तो 0 का लॉग करके देखो क्या होता है। फिर अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हैं तो हमें कम से कम 2 केसेस टेस्ट करने चाहिए। एक वो जो हमने चेंज किया उसके सारे केसेस जो चेंज किए, और जो चेंज नहीं किया जो पहले सही चल रहा था उसको एक केस को दोबारा से टेस्ट कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है अब हमने जो चेंजेस किए उसमें पहले से चल रही थी चीज़ वो अब चलनी बंद हो गई। अपने इस वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं। होप करता हूं कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपने सारे देखे हैं। अगर 1 से लेके 10 तक आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी से देख के आइए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।